नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट टारगेट 272। उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर दंगों के 50 आरोपियों की जमानत खारिज करने को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। इनमें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार कादिर राणा और बिजनौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भारतेंदु सिंह भी शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि समाजवादी पार्टी चुनावी फायदे के लिए ये सब कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कदम उठाया। बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर दंगों के करीब 50 आरोपी जमानत पे आजाद हैं। इनमें से कई लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। सरकार ने उन सब अदालतों में इनकी जमानत खारिज करने की अपील कर दी है जिनसे इन्हें जमानत मिली है। इनमें दंगे वाले जिलों की अदालतों से लेके हाई कोर्ट तक शामिल है। विपक्ष का इल्जाम है कि सपा चुनावी फायदे के लिए विरोधियों को जेल भेजना चाहती है। चुनाव आते ही सारी चीज़ों को, मुद्दों को कमर्शलाइज करना चाहते हैं, सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई मंशा इस सरकार की नहीं है। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के। शामली, मेरठ और बागपत उसकी चपेट में आ गए। इनमें 62 लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा रिफ्यूजी हो गए। दंगों के इल्जाम में 1.5 दर्जन नेताओं पे एफआईआर हुई, जिनमें से 3 बीजेपी एमएलए संगीत सोम, सुरेश राणा और भारतेंदु सिंह, और बीएसपी एमपी कादिर राणा, एमएलए नूर सलीम राणा और मौलाना जमील जेल चले गए। वे जमानत पे छूटे हैं। कई दंगा आरोपी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे हंगामा इसलिए है कि जमानत खारिज हुई तो ये फिर जेल पहुंच जाएंगे, लेकिन सरकार कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें ये भी कहा गया कि जिन लोगों की बेल गवर्नमेंट समझती है गलत ग्रांट हो गई है, उनके बेल कंसेशन मूव किया जाता है। तो इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। समझता हूँ इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं है। अगर हम उसका पूरा सम्मान करते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने माहौल खराब किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन दंगों में 62 लोगों को किसी ने तो मारा ही होगा, और कुछ लोग तो रहे ही होंगे जिनके खौफ से 50,000 लोग अपना घर छोड़ के पॉलीथीन के तंबुओं में रहने चले गए, और कुछ लोग तो रहे ही होंगे जिन्होंने इन तंबुओं में रहने वाली महिलाओं के साथ में रेप किया। लेकिन इस पे अब तक इतनी सियासत हो चुकी है कि लोग समझ नहीं पाते कि कौन कब सियासत कर रहा है और कब नहीं कर रहा। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो ये बात है जो कमाल ने अपने इस रिपोर्ट के आखिर में कही, मसला वाकई है कि समझ में नहीं आता इस मसले पर कौन कब सियासत कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, और ये मेरा अपना अनुमान है और अब मेरी अपनी राय है। इसको उसी तरह से लिया जाए कि मुजफ्फरनगर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई। 4 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब लोग उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं जो जेएनयू से जुड़े हैं, विनोद अग्निहोत्री साहब है, कंसल्टिंग एडिटर है अमर उजाला के, मधुकर जेटली हैं जो कि सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और नरेंद्र कोहली हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट बड़ा सीधा सा है कि बार बार घूम फिर कर आरोप मुजफ्फरनगर के इर्द गिर्द आते हैं और सियासत से आते हैं। विनोद अग्निहोत्री, आप उस एरिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। सच बात यह भी है जो कमाल अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे कि सब लोगों ने भरपूर इसका सियासी फायदा उठाया है और उठाने के पूरी जुगाड़ और जुगत में नजर आ रहे हैं 2014 के इलेक्शन में। बिल्कुल, ये पूरा जो मुजफ्फरनगर में जो माहौल बना है, मुजफ्फरनगर के माहौल को सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, हाँ, सही बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में बुलाने की कोशिश हो रही है। हाँ, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में, मतलब गाजियाबाद से गोरखपुर तक, हाँ। गाजियाबाद से गाजीपुर तक जो है, इस पूरे माहौल को बुलाने की कोशिश हो रही है हर तरफ से। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मुजफ्फरनगर और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह के जमाने से जाट मुस्लिम यूनिटी का प्रदेश था। यहाँ पर हुक्का पानी का रिश्ता था इनका आपस में। मूला जाट जो है, वो मुस्लिम जाट जो होते थे, ये शादी ब्याह में पगड़ी पहनाने का काम सारे, मतलब कोई वो नहीं था। और किसान, भारतीय किसान यूनियन के जमाने में भी जबरदस्त यूनिटी रही। ये जो पूरी घटना हुई शामली में और उसके बाद जो ये झगड़ा हुआ,
और उस झगड़े के बाद जो तनाव हुआ तो सबसे बड़ा अलायंस वो टूटा, पॉलिटिकल अलायंस जो था। हाँ, सही बात है। जो चौधरी चरण सिंह के जमाने का था, उस पॉलिटिकल अलायंस का देखिए 91 में जाटों ने एक बार अजीत सिंह को छोड़ा था राम मंदिर के आंदोलन के बाद, जो है जब मंडल हुआ, और उसके बाद इसमें आपको याद होगा 96 के चुनाव में, 96 या 98 में अजीत सिंह और चुनाव हारे भी थे, 98 में शायद चुनाव अजीत सिंह हारे भी थे। और उस वक्त एक बड़ा तबका जाटों का बीजेपी के साथ गया था, पहली बार उन्होंने वोट किया था, वरना बीजेपी को या जनसंघ को कभी जाट वोट नहीं देते थे, वो बामन बनियों की पार्टी कहते थे, वो बेसिकली लोकदल और किसान पार्टियों का वोट था। उसके बाद बीजेपी ने अपने जो है वहां कुछ नेता भी हुए, लेकिन बाद में जब घटना हुई साहब सिंह वर्मा वाली दिल्ली में, और उसके बाद जाटों का मोह भंग हुआ भाजपा से और फिर वापस लौट गए अजीत सिंह के साथ, वो बहुत ऐतिहासिक कारण है। पहली बार इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि उसने जो सफलता 90 में के दौरान जाटों को अपनी ओर घेरने में कोशिश की थी, कल्याण सिंह ने बड़ा उसमें काम किया था, अब ये एक बड़ा वोट का चंक हमको मिलेगा, प्लस हमारा शहरी वोट, और हमारा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाता खुलेगा और हमारी सीटें बहुत बढ़ेंगी और इसका फायदा पूरी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इसलिए भाजपा ने उसे बहुत काम किया, और जो आगरा में जिनको सम्मानित किया गया उन तमाम नेताओं को जिनके ऊपर आरोप थे कि साहब उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई उस पूरे माहौल को गर्म करने में, हाँ, सार्वजनिक सम्मान हुआ उनका, बाकायदा मोदी जी की रैली में पगड़ी पहना करके उनको उनका सम्मान हुआ। तो एक कोशिश ये शुरू हुई। समाजवादी पार्टी, जेटली साहब बैठे हुए, इनकी सरकार ने भी आराम से तब जलने दिया कि जलने दो इनके। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया है, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा उसमें किया है काम, वो सामने है, उसमें मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहें। मैं एक उदाहरण दूंगा, मायावती चीफ मिनिस्टर थी, अयोध्या का इतना महत्वपूर्ण संवेदनशील फैसला आया हाईकोर्ट का राम मंदिर और मामले को लेके, पूरा देश चिंतित था कि क्या होगा, एक ईंट नहीं हिली। ये था एडमिनिस्ट्रेशन, और किस तरह से हुआ था, बुला के मायावती ने अफसरों को कह दिया था कि अगर कहीं कुछ हुआ सीधे तुम टांग दिए जाओगे, एक ईंट नहीं हुई, इतने सेंसिटिव सवाल पर। और मुजफ्फरनगर में एक छोटी सी घटना हुई उस गांव में कवाल में, और उसके बाद जो है पूरा इलाका जल गया। तो ये क्या है, और अब उसको लेके राजनीति हो रही। अब आज ठीक है, मैं विवेक के पास आऊंगा। विवेक, प्रॉब्लम क्या है कि सारे साइड्स से इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, असली समस्या ये है, और सियासतदान कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये 2014 का चुनाव है। देखिए अभिज्ञान जी, इसको जब भी हम सांप्रदायिकता का कोई मुद्दा लेते हैं तो उसके पीछे एक मेटा नैरेटिव है, एक व्यापक गठन हुआ है और उसकी ऐतिहासिकता है। वो ऐतिहासिकता हमेशा बलवती होती है, लेकिन इलेक्शन के दौरान वो बहुत अपने जड़ों को फिर से उखाड़ने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम देख रहे हैं उसकी परिणति एक दिन की है, ये अपने आप में ऐतिहासिकता है। और अगर आप बहुत गौर से इलेक्शन जैसे ही शुरू हुए थे शीर्ष नेताओं के वक्तव्यों को शुरू करें देखना, तो ये लगता था कि अंततोगत्वा कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी आमद दिखाई पड़ रही थी। मैं 1100 साल की गुलामी जो जुमला यूज किया जाता है वो कौन लोग यूज कर सकते हैं, इसके विषय में आप खुद सोच सकते हैं कि 1100 साल की गुलामी, हम लोग 200 साल की गुलामी तक जाते हैं, कॉलोनियलिज्म की गुलामी, लेकिन कुछ लोग 1100 की बात करते हैं। फिर बुर्का नकाब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बाकायदा एक व्यक्ति को भेजते हैं उत्तर प्रदेश में जिसका की वास्तविकता, इतिहास और उसका व्यक्तित्व पूरा का पूरा पता है कि किस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, और वो आकर के गरमाते हैं माहौल को। अमित शाह बीजेपी की तरफ से बिल्कुल कह सकते हैं आप। हाँ, दूसरा ये आकलन किया जा रहा है, इसलिए मैं नाम लेकर कह रहा हूं, मैं थोड़ी से सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद धर्म संसद होती है कुंभ मेले में, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद रहते हैं, और उस समय मोदी जी को बाकायदा प्रधानमंत्रित्व काल के लिए घोषित किया जाता है। अब उसके बाद आइए कि पंचकोशी की परिक्रमा शुरू हो जाती है अचानक चतुर्मास में। ये तो समझ में नहीं आया कि क्यों होती है। और उसके बाद आप सपा के मुख्यमंत्री का खुद बयान देखें, जो कि उन्होंने सदन के पटल पर दिया कि 27 दंगे उन्होंने एक्सेप्ट किए पटल पर। तो ये जो दंगा जो है, जिसको हम भूल जा रहे हैं पीछे के दंगों को, इसका एक और बड़ा भी कारण यह है कि ये दंगा केवल आखिरी और पहला नहीं था, ये इसके पीछे और दंगे हो चुके थे। बरेली में बहुत बड़ा दंगा। हाँ, सही बात है, जो सरकार रही उसका तो इसलिए जो पूरा आंकड़ा आप कुल मिलाकर कह मैं रहे ये कहना हैं चाह रहा हूं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति लोग कराना चाह रहे थे, वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसकी कामयाबी दिखाई पड़ रही है। उसकी कामयाबी, ठीक है, आपने कहा। अब मैं दो पॉलिटिकल साइड्स पर आता हूं। नलिन कोहली साहब, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को
आप लोगों ने अंजाम दे दिया उत्तर प्रदेश में, यह भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप कब नहीं लगे? जनसंघ के जमाने से भाजपा के निर्माण तक हर समय आरोप ही लगे हैं और हम लोग मानते हैं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। यदि आप देखें तो महंगाई के लिए वो अगर जिम्मेदारी दे सकते थे तो भाजपा जो सरकार में नहीं है उसके भी देते। तो हमको आरोप से कोई लेना देना नहीं है, हम तथ्यों पे बात करेंगे। भावनाओं से भी कोई मतलब भावनाओं, प्रोफेसर विनय कुमार जी हो कोई हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने भावना व्यक्त करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वोट की राजनीति में, वोट उसे मिलता है जो विश्वसनीय है। मुझे तो कम से कम समझ नहीं आती कि राजनीति में क्या किसी अविश्वसनीय व्यक्ति को वोट मिल सकता है। तो जीत तो किसी अविश्वसनीय पर्सन को हो ही नहीं सकती। जनता उसी को देगी जिस पर भरोसा है। तो अब उसके लिए थ्योरियां निकाली जा सकती हैं, बहुत थ्योरियां होती हैं, लेकिन भारत में मूल रूप से मैं मानता हूं विषय जो है और आज के चुनाव के वही विषय हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय है, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा और इन सब को अगर आप गिरती अर्थव्यवस्था, इन पर लगातार हम बात करते आ रहे हैं। मोदी जी लगातार 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने राजनीतिक विरोधी हैं और उनके जो शुभचिंतक हैं वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाजपा जो है कम्युनलाइज करना चाहती है। हमारे विरोधी कहते हैं कि ये चुनाव जो है सेक्युलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म है, धर्मनिरपेक्षता और ये कम्युनलिज्म, इसको ऐसे करते हैं। हम कहते हैं विकास की लड़ाई है। अब आ जाते हैं आरोपों पे। अमित शाह जी का क्योंकि नाम आया इसमें अभी, मैंने भी उस बयान को देखा और आप चलाइए उस बयान को। मुझे बताइए कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को क्या ये अधिकार नहीं है कहने के लिए वोट दीजिए? बदला जो शब्द का इतना कुछ कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं बदला किसके लिए? आज जो है क्या महिला सुरक्षित है? इज्जत हर महिला की ठीक है उत्तर प्रदेश में? भैंस तो ढूंढे जा सकते हैं, गुंडे नहीं पकड़े जा सकते उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में क्या करती है जनता? बदला कहते हैं पुराने जमाने में तलवारों की लड़ाई होती है, आज बटन दबाकर आप बदला ले सकते हैं। मुझे इसमें आपत्तिजनक लगता नहीं। अब आ जाइए संजीत सोम सबकी बात करते हैं कि उनका हम लोगों ने सम्मान किया। इनको सपा की सरकार ने अरेस्ट किया, एनएसए लगाया। एनएसए कोई साधारण एक्ट नहीं है। उसमें जब इनके पास कोई सबूत नहीं था, फाइनली जमानत हो गई। भाई या तो हम माने कि सपा और भाजपा के बीच में साठगांठ है और ये तो असंभव है, क्योंकि जो चीज हो ही नहीं सकती। हम तो सपा हो या बसपा हो, इनके बिल्कुल विरोध इस चुनाव को लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो है हम मानते हैं अप्रासंगिक हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति। ठीक, नलिन साहब, मैंने पूरा समय दिया आपको अपनी बात रखने का। मेरे पास बयान भी है अलग अलग जगहों पर जो अमित शाह ने दिए थे। मैं मधुकर जेटली साहब पे आता हूं। मधुकर जेटली जी, आप पर, आपकी गवर्नमेंट पर यह आरोप लग रहा है कि आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने ये जो 50 लोगों का मसला है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए। क्या आपके राजनीतिक विरोधी ये बात कह रहे हैं कि आप चुनाव के माहौल में विपक्ष की आवाज दबाना चाह रहे हैं? पहले 26 में कोई कार्रवाई हुई क्या इस तरह? बिल्कुल, मधुकर जी जवाब देंगे। अभिज्ञान जी, ऐसा है, मैं कहां से इस बात को शुरू करूं? मैं अभी 2 मिनट आपको रुक के मैं आपको पूरी बात बताता हूं। हाँ। 1968 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था इज्जत। उसमें एक गाना था, ये मैं पहले भी कह चुका हूं लेकिन आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। उसमें एक गाना था कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये जो आज अभी भाई साहब आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बता रहे थे, ये 6 महीने से नरेंद्र मोदी साहब जो विकास की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो नाटकीय ढंग से अभी कल जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र के जारी करने के संदर्भ में आपने या हिंदुस्तान के या जो हमारे भाई साहब विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हैं, किसी ने नहीं इस बारे में कहा कि वो उन्होंने क्या किया और कैसे नहीं किया। लेकिन दुनिया के 2 बड़े संस्करण हैं, इनको आपत्ति हो सकती है क्योंकि आप पर या किसी पर ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन 2 दुनिया के बहुत बड़े संस्करण हैं। एक का नाम है इकोनॉमिस्ट, जो 171 साल पुराना है, जिसने लंदन में टोनी ब्लेयर जब झूठ बोल रहे थे सद्दाम हुसैन के बारे में तो टोनी ब्लेयर को भी लायर कहा था। और एक गार्जियन अखबार है,
उसने छपा है, उसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने ऊपर किसी भी लगे हुए आरोप का जवाब नहीं दिया और वो प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त चॉइस नहीं है, लेकिन वो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए हर बार वो विकास की बात करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात आप मुझसे पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि साहब जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के आधार पे ये निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहली बार नहीं कोर्ट से कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार इसके पहले भी कुछ समय पहले भी हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट कर चुकी है कि जो ये बेल ग्रांट की गई है और तमाम सारे तथ्यों के आधार पे जो मुकदमे उन पे कायम किए गए हैं, जो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब इनके खिलाफ इतने सबूत हैं और इनके खिलाफ एनएसए नहीं लगा है जो कि लगना चाहिए था, इसलिए इनकी जमानत तत्काल कैंसिल करके ऐसी इनको त्वरित अरेस्ट किया कार्रवाई जाना की चाहिए। गई। हाँ, एक मिनट में मनोज केवल रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी का पॉइंट है, उसके बाद मैं आऊंगा कि जो पहले के दंगे वो उसमें किस तरह की कार्रवाई। हाँ नलिन, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मधुकर जेटली को। मधुकर जेटली जी को इकोनॉमिस्ट के और गार्डियन के माध्यम से लग रहा है अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। आजम खान साहब के जो इंचार्ज इस इलाके में कितनी बार गए मुजफ्फरनगर, और क्या सैफई महोत्सव से मुसलमानों को क्या राहत मिली? साहब मैंने आपको बीच में टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। मधुकर जी इसको एक मिनट नलिन कोहली को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, मैं पूरा समय दूंगा आपको। आप कतई इसकी चिंता न करें मधुकर जी, मैं पूरा समय दूंगा आपको। प्रदेश की सरकार के बारे में यदि मुझे रिस्पॉन्ड करने का अधिकार नहीं है तो चर्चा कैसे होगी? तो मैं तो कह रहा हूं ना, सैफई महोत्सव से कितना कल्याण हुआ और कितना राहत पहुंचा, ये तो हमारी मीडिया ने तो देश को दिखा दिया। और मैंने पहले भी कहा कि भैंस को ढूंढा जा सकता है, लेकिन गुंडे हो, मवाली हो, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो, वो नहीं ढूंढा जा सकता। तो हमें ज्ञान देना एक चीज है, बाकी आपकी जो रुचि है फिल्म की तरह ये हो सकता है आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति को, हम नहीं देखते। हम मानते जो भूखा सोता है उसको अधिकार है कि वो बदला के भावना वोट दबाकर दे दे कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हाँ नलिन जी ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ विवेक कुछ कह रहे थे। नलिन जी ने बदले वाली बात पर एक बयान, चूंकि उस बयान में खास बात है हाँ। कि कल तक जिन लोगों ने आपको मारा, जिन्होंने हत्याएं की, उनके साथ आप कैसे बैठ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसे बैठ सकते हैं मतलब वो इसलिए है, उसके पीछे का आधार जाट आरक्षण के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अजीत सिंह की रैलियां हुई और जाटों और मुसलमानों ने जो शिरकत शुरू की एक साथ, और दोबारा लगा कि जाटों का रुख जो है बदल सकता है, तो उसको कैसे जो है वो किया जाए, कैसे बैठ सकते हैं, ये मुझे लगता है बहुत गंभीर बात है। ठीक है। हाँ, मधुकर जेटली आप रिस्पॉन्ड करें बहुत जल्दी से, उसके बाद मैं लूंगा एक ब्रेक यहाँ पर। आप तो आप बाइट एक बार चलाइए, आपके पास वीडियो उपलब्ध होगा। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है जो उन्होंने शामली में अलग चीजों को जोड़ते हुए एक बात, और चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। हाँ ये जो चुनाव आयोग ने जो संज्ञान लिया है, ये पूरा पत्र चुनाव आयोग ही गलत है। देखिए वरुण गांधी के बयान पे भाजपा वो सारे बयान इसमें हैं, चुनाव आयोग का पत्र है, तो वो मैं पढ़कर सुना सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक ब्रेक, उसके बाद मधुकर जेटली को रिस्पॉन्ड करने का समय दूंगा, प्रोफेसर विवेक कुमार के पास आऊंगा। पॉइंट इसमें कह रहा हूं बहुत साफ है कि क्या या वाकई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, जो माहौल है, उसमें वाकई विकास है या ये कहीं पर एक पुराना प्रतिबिंब है 90 के दशक की राजनीति का। वापस आते हैं उस पॉइंट पर, आप कहीं मत जाइएगा।